शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, ये लाइनें सुनकर आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम भारत माँ के किसी वीर सपूत की ही बात कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन जिस घटना का साक्षी है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं में से एक थी। ये दिन किसी एक वीर के नहीं बल्कि हर उस वीर के नाम समर्पित है जिसने देश को आजाद कराने का सपना देखा था। और उन्हीं की याद में आज यानी 19 दिसंबर को पूरा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। अब आप कहोगे कि आज ही क्यों? तो दोस्तों, जैसा कि काकोरी घटना के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और साथ में ये भी कि इस घटना के दो प्रमुख नायकों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को एक ही दिन एक ही समय देश की दो अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। देश के सपूतों को जिस दिन उनकी मां के लिए कुर्बान किया गया, तो भला उससे बेहतर दिन शहीद दिवस के लिए और क्या हो सकता था। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि क्रांति के सूत्रधार ये दोनों ही शख्स दो अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा रखते थे। ये घटना हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक नायाब मिसाल है। किए थे काम हमने जो कुछ भी हमसे बन पाए, ये बातें तब की हैं जब हम आजाद थे और था शबाब अपना, मगर अब तो जो कुछ भी है उम्मीदें बस वो तुमसे हैं, जबां तुम हो लबे आम आ चुका है आफताब अपना। दोस्तों, ये शब्द अशफाक के दिल से फांसी के तख्ते पर जाते हुए निकले थे। अशफाक और बिस्मिल बचपन में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों में ही एक जैसी कई खूबियां थीं। जैसे अशफाक और बिस्मिल दोनों को ही कविता व शायरी लिखने का शौक था। बिस्मिल ने अपनी रचनाएं अपने नाम के आखिरी शब्द बिस्मिल से ही लिखी हैं, जबकि अशफाक अपनी रचनाएं हसरत के नाम से लिखा करते थे। वैसे दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उर्दू के साथ साथ अशफाक ने कलम के जादू को हिंदी व अंग्रेजी में भी बहुत सुंदर ढंग से पेश किया है। साथ ही बिस्मिल को तो हर कोई एक बेहतरीन उर्दू व हिंदी शायर के रूप में जानता था। सरफरोशी की तमन्ना इन्हीं वीरों के दिल से निकली आवाज है जो आज भी वतन पर मर मिटने का हौसला रखने वालों के खून में आग का काम करती है। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, खून से खेले सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना।
बिस्मिल शाहजहानपुर में आर्य समाज से जुड़ा एक जाना पहचाना नाम था और अशफाक के बड़े भाई उनके मित्र थे। तो इस तरह भाई की मदद से अशफाक का बिस्मिल से मिलना तो हुआ, लेकिन कई दिनों तक बिस्मिल ने उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। एक बार जनसभा के दौरान जब अशफाक ने खुद को बिस्मिल से वाकिफ करवाया, उसके बाद तो फिर इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद भी बहुत से वीर जवानों को अपनी भारत माँ को इन ब्रिटिशर्स से आजाद कराने की जल्दी थी और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरत थी पैसों की, जिनसे वो हथियार खरीद सकें। इन्होंने बड़े बड़े जमींदारों और भारतीय कांग्रेस से मदद भी मांगी, लेकिन बदले में सिर्फ ना मिली। अब उनके सामने लूट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने ये सोचकर कि जिस तरह इन ब्रिटिशर्स ने हमें पिछले 300 सालों से लूटा है, हम अपना ही पैसा उनसे लूटेंगे, अपने कदम आगे बढ़ाए। और फिर बिस्मिल, अशफाक व बहुत से दूसरे क्रांतिकारियों ने मिलकर काकोरी स्टेशन पर रेलगाड़ी को लूटने की योजना बनाई। इस ट्रेन के जरिए अंग्रेजी खजाना ले जाया जा रहा था। सभी साथियों ने मिलकर 9 अगस्त वर्ष 1925 को एक बड़े लक्ष्य के साथ इस लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद से अब तक ये महत्वपूर्ण घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से पहचानी जाती है। घटना ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर जोर का थप्पड़ था, इसीलिए अगले ही दिन सभी साथियों के खिलाफ वारंट निकला और फिर धीरे धीरे सभी को पकड़ लिया गया। मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। फिल्म रंग दे बसंती में इस घटना को बड़ी ही सादगी से पेश भी किया गया था। अंग्रेज अफसर करीब 20-25 मिशन को रोकना होगा। काकोरी आ गया, अशफाक को रोको, चलो जल्दी। नहीं अशफाक रुकिए, चलो पीछे नहीं हट सकते। घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। चाबी दो, आप लोग बच नहीं पाएंगे। चाबी दो, मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है। हटाओ, बनवारी, हथियार निकाल। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल को एक ही साथ एक ही समय 2 अलग अलग जेलों में फांसी दे दी गई, लेकिन इनके द्वारा की गई शुरुआत को मिटाया नहीं जा सका। भारत आजाद हुआ और इनके सम्मान में 19 दिसंबर को शहीद दिवस घोषित किया गया। हमारी पूरी टीम शहीद दिवस के अवसर पर अपनी कुर्बानी से वतन की मिट्टी और पानी का कर्ज अदा करने वाले इन सिरफिरे मतवालों को सलाम करती है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि हम वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गए थे, लेकिन देश का एक राज्य अभी भी गुलामी की यातनाएं झेलने पर मजबूर था। 1947 के 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। पंडित नेहरू और रक्षा मंत्री मेनन ने कई बार पुर्तगालियों को वहां से हटने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पुर्तगाली तो मानो हमारी उदारता को अपनी कमजोरी समझ बैठे थे। उन्हें लगा कि भारत हमेशा अहिंसा का पक्षधर रहा है, तो वो उन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अब सभी राजनीतिक प्रयास विफल हो चुके थे और इसीलिए भारत के पास ताकत ही एकमात्र विकल्प रह गया था। Because as the Prime Minister said a
few weeks ago, India's patience has been exhausted after trying for 14 long years since our independence to settle this problem peacefully. In the United Nations, Portuguese colonialism in particular has been discussed for several years, but Portugal has refused to give any information or discuss this problem because she believes that all her colonies are extensions of Portugal, a legal fiction which the rest of the world does not accept. And then we did send a letter to the United Nations on the 15th of this month, and we also sent 3 protests to the Portuguese government. We even said we are prepared to negotiate on the basis that they would eventually withdraw from there, but they refused to discuss this. We opened our diplomatic mission in Lisbon in 1949 in the hope that we'd be able to settle this problem peacefully. But for 4 long years they tried, and we had to close it down because Portugal refused to discuss. उस वक्त दमन द्वीप भी गोवा का ही हिस्सा हुआ करता था। पुर्तगाल के ना मानने पर नवंबर 1961 में तीनों भारतीय सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। मेजर जनरल केपी कैडेथ को 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड की कमान सौंपी गई। हवाई कार्यवाही की जिम्मेवारी एयर चीफ मार्शल एरलिक पिंटो को दी गई। सेना के सभी अंगों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू किया। इसके बाद 17 दिसंबर को वायुसेना ने पुर्तगालियों के ठिकाने पर भयंकर बमबारी शुरू कर दी। लगातार वायु और थल सेना के हमलों से पुर्तगालियों का मनोबल कमजोर पड़ने लगा था और फिर पूरी तरह से टूटने के बाद तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डी सिल्वा ने 18 दिसंबर 1961 में भारत के सामने समर्पण समझौते पर अपने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद 19 दिसंबर को गोवा में सालों बाद आजाद सूरज का उदय हुआ। In 1961, 30,000 Indian troops poured over the border into the enclave to conquer it within 48 hours. Goa, along with the adjacent enclaves of Damao and Diu, had been colonies of Portugal since the 16th century and have been a thorn in Nero's side since India became independent of Britain. पुर्तगालियों से देश का यह हिस्सा हमेशा के लिए आजाद तो हो गया था, लेकिन इस युद्ध में जहां एक तरफ 30 पुर्तगाली मारे गए, वहीं 22 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। जबकि 54 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। भारतीय सेना ने 4668 पुर्तगालियों को बंदी बनाया। दमन द्वीप पहले गोवा प्रशासन से जुड़ा था, लेकिन फिर वर्ष 1987 में इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसीलिए आज के दिन को गोवा व दमन द्वीप दोनों ही राज्यों में मुक्ति दिवस अथवा गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में ये घटना भी अपने आप में एक अलग कहानी बयां करती है। इस राज्य ने 450 से भी अधिक सालों तक गुलामी का दर्द सहा था। वैसे पुर्तगाली ही वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत पर अपना कब्जा किया था और फिर इसके बाद की दास्तान तो आपसे छिपी नहीं है। 19 दिसंबर को गोवा आजाद हो गया, लेकिन दुनिया भर में इसकी प्रतिक्रियाएं काफी सालों तक नहीं थमी। कई देशों ने भारत के इस कदम की सराहना की तो कुछ ने इसे गलत करार भी दिया। गोवा मुक्ति अभियान के बाद काफी लंबे समय तक भारत व पुर्तगाल के रिश्तों पर बर्फ जमी रही, लेकिन फिर वर्ष 1974 में ये बर्फ पिघली और दोनों देशों के रिश्ते बहाल हो सके। इस कार्यवाही पर जहां रूस ने भारत की तारीफ की, वहीं अमेरिकी मीडिया में इसके खिलाफ लिखा गया। पर अब भारत अपने आप को मानसिक व आर्थिक तौर पर पहले से मजबूत बना चुका था, इसीलिए इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए उसने अपने फैसले खुद किए और आज गोवा एक बेहद ही खूबसूरत व आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में शुमार किया जाता है। मुद्दा कोई भी हो, उसे बातचीत से सुधारा जा सकता है। ऐसे में हिंसा की कोई जरूरत नहीं होती है। एक वैभव संपन्न व विकासशील देश के लिए नकारात्मकता सही रास्ता नहीं है और इसके बिना भी अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, ये विचार हैं आजाद भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के।
और अब उनका नाम तो आपसे छिपा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर देश के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त करने वाली ये महिला बहुत ही शांत मिजाज की है, जबकि इनका पूरा करियर खुद पर नाज करने वाली उपलब्धियों की कहानी बयां करता है। देश के 12वें राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली प्रतिभा जी ने महिलाओं में आत्मविश्वास का एक नया अध्याय जोड़ने में सफलता हासिल की है। प्रतिभा जी का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। इनके पिता एक सरकारी वकील थे, इसीलिए बच्चों की शिक्षा दीक्षा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई और प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत जलगांव की ही जिला अदालत से बतौर लॉ प्रैक्टिशनर की। जिस वक्त वो स्कूल में थी, उन्होंने दूसरी गतिविधियों में लिप्त रहने की जगह खेलकूद, वाद विवाद जैसी गतिविधियों को अपनाया। और पता है दोस्तों, अपने जमाने में इन्हें कई बार एक कुशल खिलाड़ी की भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार भी दिए गए। प्रतिभा जी ने कई बार विश्वविद्यालय स्तर पर टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में टीम की कमान संभाली थी। उनका व्यक्तित्व हमेशा से ही ऊंची व खुली सोच का साक्षी रहा है और उनकी इन्हीं खूबियों से न सिर्फ इन्होंने वकालत में प्रसिद्धि हासिल की, बल्कि महिला राजनीति में भी कई नए आयाम जोड़े हैं। महिलाएं राजनीति में सफल हो सकती है। महिलाएं की कुछ मर्यादाएं होती है, वो अगर संभाल के महिलाएं राजनीति में कितनी भी आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकती हैं। और हमारे देश की जनता, ये चाहे बहुत ज़्यादा हमारे मासेस एजुकेटेड ना हो, लेकिन हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, समझदारी से काम करती हैं। उन्हें ये चाहिए कि कोई एक प्रामाणिक व्यक्ति, कर्तव्यशील व्यक्ति, सूझबूझ रखने वाली व्यक्ति अगर आगे बढ़ती है और उनके सामने आती है, तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसे काम करने का मौका हमारी देश की जनता जरूर देती है। अपने पिता से वकालत की बारीकियां सीखने के बाद ये वकील तो बन गईं, लेकिन इसके साथ साथ समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए भी लगातार प्रयास करती रहीं। अब तक वो वकालत में निपुण हो चुकी थी और कभी भी राजनीति में जाने के बारे में इन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन इनकी किस्मत में सिर्फ चंद महिलाओं की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सेवा करने का मौका लिखा था। तो फिर नियति का बदलना तो तय ही था। सामाजिक कार्यों के दौरान कांग्रेस नेता अन्ना साहब केलकर ने उनमें छिपी राजनैतिक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी पार्टी का सदस्य बना लिया। धीरे धीरे प्रतिभा जी पार्टी की सबसे कर्मनिष्ठ सदस्य बन गईं। और फिर जब 1962 में केलकर जी ने इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो फिर यहीं से एक गैर राजनीतिक महिला ने सफलता का परचम लहराकर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। मात्र 27 वर्ष की उम्र में प्रतिभा जी राजनीति में पूरी तरह से स्थापित हो गईं और राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य, आवास व पर्यटन जैसे एक के बाद एक कई पदों का दायित्व संभाला। उन्नीस में कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा में जीत नहीं मिली, लेकिन प्रतिभा जी अभी भी विजयी रही थीं। कुछ समय तक विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद 1985 में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। यहाँ पर 2 सालों तक वो राज्यसभा की उपसभापति भी रहीं। वर्ष 1991 में कांग्रेस ने प्रतिभा जी को अमरावती सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और इस तरह वो लोकसभा के लिए चुनी गईं। अपनी जिंदगी के कई साल पार्टी की सेवा करने के बाद वर्ष 2004 में इन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया और अब प्रतिभा जी को उनकी सामाजिक सेवा और साधारण व साफ छवि का फायदा मिला। उन्हें सर्वसम्मति से देश के 12वें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे राष्ट्र के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, जो हमारे देश की मानसिकता को और वैचारिक प्रगल्भता को दिखाता है।
27 जुलाई 2007 को उन्होंने देश का प्रथम नागरिक बनकर अपना कार्यभार संभाला और देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव भी हासिल किया। अपने पूरे करियर में इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ शिक्षा व औद्योगिक विकास के लिए भी तमाम तरह के प्रयासों को अमली जामा पहनाया। नेत्रहीनों के लिए अस्पताल, वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम व शोध कार्यों के लिए विभिन्न शोध एवं विकास संस्थानों को बनवाने में प्रतिभा जी ने अपना योगदान दिया। अभी भी सामाजिक कार्यों में लिप्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूरे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज प्रतिभा जी के रूप में देश की पहली महिला पूर्व राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन के मौके पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अरे अर्जुन, ओ अर्जुन, ना मैं तने नहीं जान दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मैं नहीं जान दूंगा, नहीं जान दूंगा। अरे ओ अर्जुन, नहीं जान दूं। ओ अर्जुन, दद्दू तुम? मतलब मैं सपना देख रहा था। बोल, किसका सपना देख रहा था रे? बोलना, बता दे को। बोल, अरे शर्म आता क्यों है? बता दी। बोल बोल बोल, सपने में किसको देखा? तुमको। मुझको? वैसे दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इस चरित्र अभिनेता की आवाज और अंदाज खुद में ही उनका सबसे बड़ा परिचय है। फिर चाहे आप नमक हलाल के दद्दू की बातें करें या फिर शराबी के मुंशी लाल की। 300 से भी ज्यादा अधिक फिल्में करने के साथ 30 से 40 दशकों तक अपने अभिनय से लोगों के दिल में अमिट छाप छोड़ने वाले ओम प्रकाश का पूरा नाम ओम प्रकाश छिब्बर था। इनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1919 में जम्मू में हुआ था। थिएटर और कला के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेना आरंभ कर दिया था। वर्ष 1937 में 25 रुपए मासिक वेतन के साथ सिलोन के ऑल इंडिया रेडियो से ये जुड़े। रेडियो पर उनके फतेहदीन कार्यक्रम को सभी ने खूब पसंद किया। उनकी सूरत भले ही लोग न जानते हों, लेकिन उनकी आवाज से पूरा जमाना अच्छी तरह से परिचित था। एक बार हुआ यूं कि ओम प्रकाश जी को लाहौर से रावलपिंडी तक का सफर तय करना था और द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। इनके पास तीसरे दर्जे की टिकट थी। सभी गाड़ियां बुरी तरह से भरी हुई थीं। तभी उन्हें घुसने की जगह पहली श्रेणी के डिब्बे में दिखी। जाना जरूरी था, इसीलिए वो उसमें चढ़ गए और फिर अंदर तो उन्होंने अपनी कलाकारी से ब्रिटिश सैनिकों को ऐसा पागल बनाया कि उन्होंने न सिर्फ उन्हें पूरी सीट दे दी, बल्कि उन्हें अच्छा खाना पीना भी कराया। दरअसल अंग्रेजी में उन लोगों को बात करता देख ओम जी को कुछ समझ नहीं आया और अगर वो बोलते तो आवाज भी पहचानी जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने जवाब देने से बचने के लिए गूंगे होने का नाटक किया। जब सैनिकों ने उनसे पूछा तो इस तरह लाचारी से उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं पहचान सकता था कि ये गूंगा कोई और नहीं बल्कि रेडियो की एक जानी पहचानी आवाज है। लेकिन जब स्टेशन आने पर सैनिकों को इनके बारे में पता चला तो वो खुद ही हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। तो दोस्तों, लोगों को हंसाने में माहिर ओम जी में हुनर बचपन से ही था, लेकिन इसे पहचान तब मिली जब बंटवारे के बाद ओम जी मुंबई पहुंचे। ओम जी अपने मित्र की शादी में मुंबई आए और यहीं पर निर्माता निर्देशक दलसुख पांचोली की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने ओम प्रकाश को 1950 में आई अपनी फिल्म दासी के लिए 80 रुपए वेतन पर साइन कर लिया। ये ओम जी की पहली बोलती फिल्म थी, लेकिन फिल्मों में उन्हें बड़ा ब्रेक फिल्म लखपति में निभाई गई खलनायक की भूमिका से मिला। तेरे घर के सामने और हावड़ा ब्रिज जैसी फिल्मों में देव साहब व अशोक कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के होने के बावजूद ओम प्रकाश के चाहने वालों में कोई कमी नहीं आई। ईंट की तुक्की पान का इक्का,
ईंट की दुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ईंट की दुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ओम जी ने संगीतकार सी रामचंद्र के साथ मिलकर दुनिया गोल है और झनकार जैसी कई सफल फिल्मों का निर्माण किया। अपनी सफलताओं से मिले आत्मविश्वास के आधार पर ही ओम प्रकाश जी ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी बनाई और बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि राज कपूर और नूतन की फिल्म कन्हैया का निर्माण ओम प्रकाश द्वारा ही किया गया था। अभिनय के साथ साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई थी। फिल्म चुपके चुपके, नमक हराम, जंजीर व शराबी में अमिताभ के किरदार को इन्होंने अपने साथ से और भी मजबूत बना दिया था। वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। मुंशी जी ये तो मिसरा हो गया, जरा शेर पूरा कीजिए तो। हाँ, दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। वाह वाह मुंशी जी, क्या बात है, क्या। और उन किरदारों को एक न मिट सकने वाली आवाज का हकदार भी। दुनिया को अपने अभिनय से हंसाने और रुलाने वाले इस शख्स ने अपने जीवन के आखिरी पलों तक सिनेमा जगत की सेवा की। जिंदगी को जीने का जज्बा अगर किसी में दिखता है तो उनमें ओम प्रकाश जी का नाम ऊपर ही आएगा। सेहत में उतार चढ़ाव के बावजूद वो अपने दोस्तों के साथ रमी खेलते और काम में मशगूल ही नजर आते। अबे वो मकरध्वज, बड़ी ताने मार रहा है, खुश नजर आता है आज तू। है राय साहब, हाँ। कितनी प्यारी तस्वीर है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी कर्नेल या जर्नैल की हो। हाय हाय हाय, क्या नाम रखा है तेरा भी तेरे माँ बाप ने। अबे मकरध्वज के कुश्ते हम क्या किसी कर्नल या जर्नैल से कम है। सलामत रहे जवानी, जवानी कसम, अब भी जिधर से गुजर जाऊं पहलवान रास्ता छोड़ दे। उनके अपने बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो अपने भाई के बच्चों को ही अपना समझते थे। फरवरी 1998 में उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया और फिर तुरंत उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। यहाँ कुछ दिन तो ओम जी कोमा में रहे, लेकिन फिर उससे उबर पाने में इनकी मुस्कुराहट नाकाम हो गई। 21 फरवरी 1998 को उनकी मौत के साथ भारतीय सिनेमा ने एक बेहद ही संजीदा कलाकार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आज हमारी पूरी टीम की ओर से ओम प्रकाश जी को उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि। और श्रोताओं, अब आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने दोस्त यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। मिलते हैं कल फिर से एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,